गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का एसएसटी का एक सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये सैम्पल पेपर है केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी एनुअल एग्जाम के 2025 टू 2026 की जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए टू सेक्शन एफ। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पिक्चर बेस्ड पे क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें पिक्चर दे रखी है। तो दे रखा है द मेथुरल डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। जो मेथुरल डैम है वो कौन से रिवर पे बनाई गई है। याद रखना है आप लोगों से चैप्टर 1 से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अंदर बता रखा था कि कावेरी रिवर पर मेथुरल डैम बना हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिस्टोरेशन ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स टू। रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है रिसोर्सेज के लिए, ये भी चैप्टर 1 से है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को क्रिएट करना। हीलिंग डैमेज नेचुरल रिसोर्सेज, डैमेज नेचुरल रिसोर्सेज को हील करना, मतलब सही करना। सी ऑप्शन है इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को इंक्रीज करना। डी ऑप्शन है ओवर यूजिंग वाटर, वाटर को ओवर यूज़ करना। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हमें नेचुरल सिस्टम, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सही मॉडरेट वे में यूज़ करना है, इसके थ्रू अपने आप को हील भी कर पाए अच्छे से, मतलब अच्छे से सही भी हो सकें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, देवगिरी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ विच पावर डायनेस्टी इन मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया में जो देवगिरी थी वो किसकी कैपिटल थी। तो हमने पढ़ा था देवगिरी किसकी कैपिटल थी। ऑप्शंस देखते हैं। यादव डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, गुप्ता एम्पायर। कौन से एम्पायर या कौन सी डायनेस्टी की देवगिरी कैपिटल थी। यादव डायनेस्टी, ठीक है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 4 है ध्यानेश्वर मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू मराठी लिटरेचर बाय ट्रांसलेटिंग द उपनिषद्स। व्हाट वाज हिज मेन एम। जो ध्यानेश्वर था उसने उपनिषद, जो मराठी लिटरेचर थे उनको उपनिषद्स में ट्रांसलेट करा, ठीक है। तो क्यों करा, उसका मेन एम क्या था। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रमोट संस्कृत, वो संस्कृत को प्रमोट करना चाहता था। ऑप्शन बी है स्प्रेड रिलीजियस आइडियाज इन लोकल लैंग्वेज, वो रिलीजियस आइडियाज को लोकल लैंग्वेज से स्प्रेड करना चाहता था, मतलब जो उनकी रिलीजियस चीज़ें हैं उनको आसपास के लोगों को तक पहुंचाना चाहता था, जिससे कि उनका रिलीजन, जो हिंदू रिलीजन है वो ज़्यादा पहुंच सके, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में पता चल सके। दैट्स वाई। ऑप्शन सी है टीच रॉयल फैमिलीज, अपनी रॉयल फैमिलीज को टीच करना चाहते थे, जो बहुत अच्छे खानदान के लोग हुआ करते थे, ठीक है। डी ऑप्शन है चैलेंज अदर पॉइंट्स, वो दूसरे जो कवि हुआ करते थे उनको चैलेंज, उनको चुनौती देना चाहते थे, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें उनमें से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिकॉज अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे वो संस्कृत को प्रमोट क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मराठी लिटरेचर की बात चल रही है तो वो संस्कृत प्रमोट तो नहीं करेंगे, ठीक है। देन ऑप्शन सी ऑप्शन की बात करें तो वो रॉयल फैमिलीज को ट्रीट तो नहीं करेंगे, क्योंकि मराठी लिटरेचर में शिवाजी ने सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देने को कह रखा था कि इक्वल इक्वल सभी को मिलेगा, इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, जो भी इनका सब कुछ है वो सभी को इक्वली मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें तो वो अदर पॉइंट्स को चैलेंज करने के लिए नहीं था, वो रिलीजियस को स्प्रेड करने के लिए था इन लोकल लैंग्वेजेस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई यूरोपियन पावर बिगिन कॉलोनाइजिंग अदर रिलीजन्स। हमें एक ऐसा रीज़न ढूंढना है जो कि एक्सप्लेन करता हो कि यूरोपियन पावर ने बाकी रीजन्स पे कॉलोनाइजिंग क्यों स्टार्ट करी। कॉलोनाइजिंग मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर किसी पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए या इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के लिए वार करती है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है फॉर ग्लोबल पीस, उनको ग्लोबल पीस चाहिए थी, मतलब शांति चाहिए थी, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट। टू प्रमोट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी चाहते थे तो नहीं, बिकॉज उन्होंने जो इंडिया के अंदर रूल्स बनाए थे लाइक सब्सिडी, रिलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दैट वाज नॉट फॉर टू प्रमोट डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी देखते हैं टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड न्यू ट्रेड रूट्स, ये हो सकता है क्योंकि उनको रिसोर्सेज चाहिए थे एंड ट्रेड रूट्स चाहिए थे जिसके थ्रू अपना ट्रेड का व्यापार खोल सकें। ऑप्शन डी देख लेते हैं टू इम्प्रूव साइंस, वो साइंस को इम्प्रूव करने के लिए नहीं चाहते थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड न्यू ट्रेड रूट्स। क्वेश्चन 6 में मूव होता है। क्वेश्चन 6 है विच रीजन डिड यूरोपियन ट्राई टू स्प्रेड थ्रू कोलोनाइजेशन। कौन से रीजन से
विच रिलीजन डिड यूरोपियन ट्राई टू स्पेंड थ्रू कॉलोनाइजेशन? कॉलोनाइजेशन के वक्त मतलब जब वो इंडिया पे कब्जा करे थे तो यूरोपियंस कौन सा धर्म का प्रचार करना चाहती थी? तो कौन सा धर्म था? क्रिश्चियनिटी था। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी। क्वेश्चन 7 पे मूव होते हैं। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? बंगाल के अंदर जो परमानेंट सेटलमेंट थी किसने इंट्रोड्यूस करी? सो ऑप्शंस देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड डलहौसी। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने परमानेंट सेटलमेंट्स को बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस करा था 1793 में। क्वेश्चन 8 पे जाते हैं। आइडेंटिफाई द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया? कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है लॉज को बनाने के लिए इंडिया के अंदर? सो कौन सी होती है? पार्लियामेंट होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव आपकी इम्प्लीमेंट करती है लॉज को, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, और कैबिनेट जो होते हैं ये आपकी लॉज बनाने में हेल्प नहीं करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? पार्लियामेंट। ठीक है, क्वेश्चन 9 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 9 है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? सो ऑप्शंस देखते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या लोकसभा। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आपके गवर्नर ऑफ स्टेट को। देखो, गवर्नर ऑफ स्टेट बेसिकली सीएम ही होता है, तो सीएम को सीएम तो अपॉइंट नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं करते हैं, लोकसभा एक हाउस है। सो ऑप्शन सी इस वजह से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 पे मूव होते हैं। हाउ मेनी हाउसेज डज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हैव? एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हमने पढ़ा था, 2 टाइप्स के हाउसेज होते हैं, 2 टाइप्स के लेजिस्लेचर होते हैं, एक यूनिकैमरल होता है, एक बाईकैमरल होता है। एक यूनिकैमरल और एक बाईकैमरल। यूनिकैमरल, यूनि मतलब वन हाउस होता है इसके अंदर, और बाईकैमरल मतलब 2 हाउसेस। सो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि बाईकैमरल हाउस आपके एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में, कि बाईकैमरल हाउस के अंदर कितने हाउसेस होते हैं या यूनिकैमरल के अंदर कितने हाउस होते हैं। सो उसके अंदर यूनिकैमरल है तो कितने हाउस होंगे? 1 हाउस होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, हु मेड द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने कही थी? गवर्नमेंट्स विल कम एंड गो बट डेमोक्रेसी मस्ट लिव ऑन। गवर्नमेंट जो सरकार है वो तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो अब वो मतलब वहीं की वहीं रहेगी, वो कहीं आएगी या जाएगी नहीं। सो ऑप्शंस देखते हैं किस स्टेटमेंट का था। ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखने जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आपको एक पेज पे गिवन है, उनको आपको याद रखना है, मेन याद रख लो। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो किसने कहा था? ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि गवर्नमेंट्स विल कम एंड गो बट डेमोक्रेसी मस्ट लिव ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन 12 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 12 है, लेबर रिफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन while human capital refers to the quality, skills and expertise of that labor. So what does the statement highlight? ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि लेबर फिजिकल और मेंटल एफर्ट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? एक फिजिकल लेबर होता है जो आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हो, एक मेंटल लेबर होता है इसके अंदर आपका दिमाग चलता है। ठीक है, दिमाग से आपको अपना बिजनेस बनाना पड़ता है। ठीक है, सो और एक और होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल भी अलग होते हैं, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में बेसिकली जो मनी, मशीन्स, टूल्स आते हैं। ह्यूमन कैपिटल जिसके अंदर एक इंसान की क्वालिटी क्या है, स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, उसे उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे कह रखा है कि जो हमें पूरा स्टेटमेंट दे रखा था इसके अंदर हाईलाइट क्या करा गया है। सो ऑप्शंस देखते हैं, लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल आर सेम। लेबर जो होता है ह्यूमन कैपिटल सेम होता है? नहीं होता है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर किसी इंसान की क्वालिटी, स्किल्स देखी जाती हैं, वेयरएज लेबर के अंदर मेंटल एफर्ट अलग होता है, फिजिकल एफर्ट अलग होता है, तो दोनों सेम तो नहीं होंगे। इस ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन भी देखते हैं, लेबर इज मोर इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। लेबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन कैपिटल से, तो ये भी गलत हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल ही तो आपका होता है जो स्किल बनाता है, देखता है ह्यूमन उसकी स्किल्स क्या है। ह्यूमन कैपिटल इज लेस एक्सपेंसिव दैन लेबर। ह्यूमन कैपिटल लेस एक्सपेंसिव होता है दैन लेबर, मतलब अगर आपको ह्यूमन कैपिटल आता है सो आप ज़्यादा कमा सकते हो, सॉरी कम कमा सकते हो। ह्यूमन कैपिटल लाइक आपको नॉलेज आती है, नॉलेज आती है आपको, और एक किसी को मेहनत करना आता है। लाइक हम एक ले लेते हैं आपके किसान को ले लेते हैं, एक टीचर को ले लेते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन हुआ? टीचर हुआ ना, क्योंकि उसको नॉलेज, उसको ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल के लिए वो
एबल हैं। सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव बोला गया है। ठीक है, उसके बाद है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को देखते हैं, लेबर इज एफर्ट। लेबर एक हमारी एफर्ट है। ह्यूमन कैपिटल इज क्वालिटी। ह्यूमन कैपिटल एक क्वालिटी है, एक्सपर्टाइज है, आप नॉलेज भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज लेबर हमें एफर्ट ही बताता है। ठीक है, यहाँ पे एफर्ट वर्ड यूज करा गया है। एंड ह्यूमन कैपिटल है वो क्वालिटी, किसी के अंदर क्वालिटी, एक्सपर्टाइज क्या ट्रेनिंग है, नॉलेज, क्वालिटी कैसी स्किल्स है उसके अंदर वो रेफर करता है। सो क्वेश्चन 12 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेबर इज एफर्ट, ह्यूमन कैपिटल इज क्वालिटी एंड एक्सपर्टाइज। ठीक है, सो अब क्वेश्चन 13 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 13 है, इन 2025 में इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर आफ्टर। सो 2025 में इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर था या प्रोड्यूसर आप कह सकते हैं। सो किसके बाद बनाई है? चाइना, क्योंकि चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर है एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट था 2025 में। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, चाइना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ईयर डिड JRD टाटा रिसीव द भारत रत्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। MCQ में भी आ सकता है कि JRD टाटा थे, आप इनका फुल फॉर्म भी याद रखना इनका नाम का। ठीक है, सो JRD टाटा ने भारत रत्न कब रिसीव करा था? और भारत रत्न आपका इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो JRD टाटा ने भारत रत्न कब रिसीव करा था? सो ऑप्शन देखते हैं, 1992, 1994, 1993, 1995। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1992 में उनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो है स्वयं, जब हमने चैप्टर 7 फैक्टर प्रोडक्शन में देखा था, वो ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, नॉलेज देते हैं, ऑफर कोर्सेज को देते हैं स्टूडेंट्स को किस मीडियम के थ्रू? टेलीविजन लेक्चर, मतलब टीवी पे लेक्चर्स चलते हैं, पोस्टल सर्विस के डाक सेवाओं के थ्रू चलते हैं। ऑप्शन सी है ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसकी जगह इंटरनेट कोर्सेज भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑनलाइन कोर्स के थ्रू वो पढ़ाते हैं। ऑप्शन डी प्राइवेट स्कूल ओनली, तो प्राइवेट स्कूल में नहीं होते। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू पढ़ाते हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू बेसिकली। मूव करते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी है हमारा, स्टेट 2 इम्पैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन। हमें फॉरेस्ट डिप्लीशन के दो इम्पैक्ट्स बताने कि फॉरेस्ट का मतलब इसकी जगह डिफॉरेस्टेशन भी आ सकता है, कि फॉरेस्ट ख़त्म होते क्यों जा रहे हैं, या इसकी जगह पे आपके पास डिफॉरेस्टेशन भी आ सकता है। तो दोनों के आंसर आप याद रखना। ठीक है, सो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आप सेक्शन बी का जो क्वेश्चन 16 है उसका आंसर कुछ टाइप में लिखेंगे। पूछा गया था कि हमें बताने हैं कि डिफॉरेस्टेशन के 2 इम्पैक्ट्स बताने थे। तो यहाँ आप लिखेंगे, फॉरेस्ट डिप्लीशन लीड्स टू अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल इरोजन। जो फॉरेस्ट डिप्लीशन हो सकता है, या आप चाहो तो इसकी जगह डिफॉरेस्टेशन भी लिख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म होने लग जाएंगे एंड सॉइल इरोजन भी हो जाएगा। सो 2 इम्पैक्ट कौन से हो गए, इन आप पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, आप लिखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, एंड दूसरा आप लिखेंगे सॉइल इरोजन। इस पर आप लिख सकते हैं साथ में लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे आप इसे लिख सकते हैं। वाटर का लेस अब्जॉर्प्शन होगा। फोर्थ वाला लिख सकते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। एंड अगर फॉरेस्ट ख़त्म हुआ तो हमारे फ्रूट्स वगैरह जो मेन चीज़ है, लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, ऑक्सीजन हमारा ख़त्म हो जाएगा बिकॉज अगर फॉरेस्ट ही ख़त्म होने लग जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होने लग जाएगा, तो हमारा ऑक्सीजन भी ख़त्म होता चला जाएगा। तो कुछ इस टाइप में आप लिख सकते हैं। आपको जौन सा भी ऑप्शन अच्छा लग रहा हो या जौन सा भी आपको पॉइंट अच्छा लग रहा होगा आप उसे लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, वाई वॉज द कॉरोनेशन ऑफ शिवाजी एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन मराठा हिस्ट्री। जो शिवाजी का कॉरोनेशन हुआ था, कॉरोनेशन मतलब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ फोर्ट में एट 1674। वो एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है, एविडेंट है मराठा हिस्ट्री में, क्यों इम्पॉर्टेंट माना जाता है, रीज़न पूछा गया है। तो उसका आप आंसर कुछ इस टाइप में लिखेंगे। यस, सो यहाँ पे आप लिखेंगे शिवाजी का जो कॉरोनेशन होता है, शायद में आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, शिवाजी कॉरोनेशन एट रायगढ़ फोर्ट at Raigad Fort
in 1674 established Maratha sovereignty। जब शिवाजी का वहाँ पे राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ फोर्ट में, तो उनके साथ जब राज्याभिषेक हुआ, एक तो उनका रायगढ़ फोर्ट कैपिटल बन गया था, उसके थ्रू उनकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी, बिकॉज एक अच्छा खासा जो फोर्ट है वहाँ पे बना हुआ है, साथ में उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ चुकी थी। तो आप दो मेन पॉइंट लिख सकते हैं, चाहो तो सोवरेनिटी मतलब पावर ही होती है, एंड पॉलिटिकल इसकी जगह पर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्ड यूज कर लेना, इंस्टेबिलिटी। ठीक है, टू हिज रूल। सो क्वेश्चन 17 का आंसर आप कुछ इस टाइप में लिख देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सो हाउ आर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइज्ड एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। जो लेजिस्लेचर होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये हमारे यूनियन और स्टेट लेवल पे कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसे आपको अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, यहाँ पे सेंटेंस वाइज है, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी। आप लिखेंगे फर्स्ट एट द यूनियन लेवल, क्योंकि हमसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ वो कैसे ऑर्गेनाइज है। तो आप लिखेंगे एट द यूनियन लेवल देयर इज अ पार्लियामेंट। यूनियन लेवल पे, जैसे कि आपने एक स्टार बनाया आंसर पे और लिखा यूनियन लेवल। यूनियन लेवल पे आपका ये बता रहा है यूनियन लेवल पे लेजिस्लेचर का। सो लेजिस्लेचर में, बिकॉज हमें पता है लेजिस्लेचर आपका लॉज बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में आपका पार्लियामेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड दे मेक लॉज। ये लॉज बनाते हैं यूनियन लेवल पर। यूनियन लेवल मतलब एक आपका नेशनल लेवल जो होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव यूनियन लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है लॉज को। ठीक है, वेयर इज अगर हम बात करते हैं आपके जो स्टेट लेवल है, साथ में अगर वर्क भी पूछा जा सकता है तो आपको वर्क भी याद रखना है। स्टेट लेवल पे आपका स्टेट लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनके अंदर का वर्क क्या होता है। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, वर्क भी याद रखना। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर आपके सेम ही वर्क है इनका, मेक लॉज फॉर स्टेट लेवल, बस स्टेट लेवल लिखना वहाँ पे, मेक लॉज फॉर स्टेट लेवल। एंड एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, दे रन गवर्नमेंट्स, एंड साथ में आप इम्प्लीमेंट लॉज फॉर इम्प्लीमेंट लॉज भी आप चाहे साथ में लिख सकते हैं। तो दे रन गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 19 पे मूव होते हैं। सो क्वेश्चन 19 है हमारा, डिफाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद एग्जांपल। हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करना है कि होता क्या है विद एग्जांपल्स, मतलब उसके जो 4 फैक्टर्स हैं उनको आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का आप आंसर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज होते हैं जो कि यूज होते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनके भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप। लैंड में फॉरेस्ट लिख लिया आपने, लेबर में आपने ह्यूमन लेबर लिख दिया, कैपिटल में मनी लिख दिया, एंटरप्राइज में आपने एग्जांपल आप साथ में पहले लिखना कि मान लो मैं ये लिख रही हूँ रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे आप लैंड ही लिखना, लेबर में ह्यूमन लेबर, मनी एंड एंटरप्राइज में मैंने मैनेजर लिख लिया। तो कुछ इस टाइप आप इनके भी एग्जांपल से डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन
ज़्यादा मार्क्स का आपके एग्जाम में आए, तो इनको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू शो कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन सी। सेक्शन सी का क्वेश्चन है, यस, सो डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रीज नियर रिसोर्स रिच एरियाज। इसमें ज़्यादा रिसोर्स मिलते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिनरल रिच एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाई की जाती हैं, उनका एडवांटेज क्या होता है इसमें। तो इसका आंसर आप कुछ इस टाइप में लिखेंगे, बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो रीजन बताने हैं आपको इसके अंदर। तो इस टाइप में आप लिखेंगे, इंडस्ट्रीज नियर रिसोर्स रिच एरियाज गेट रॉ मटेरियल्स इजीली। वो एक ऐसे जगह पर है, देखो इंडस्ट्रीज मेनली कहाँ पे बनती है, जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं या जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो जिससे कि उनको ईजिली रॉ मटेरियल्स मिल जाए। साथ में इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है, बिकॉज वो एक ऐसी जगह पर इंडस्ट्री बना रहे हैं जहाँ पे खुद से रिसोर्सेज मिल जाते हैं। एंड ये लोकल एम्प्लॉयमेंट को ही प्रोवाइड करता है, एंड डेवलपमेंट भी ईजिली बन पाते हैं एट लो कॉस्ट। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 21 पे मूव होते हैं। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड और बिजनेसेस। हमें एक्सप्लेन करना है जो मेन सोर्सेज होते हैं कैपिटल के, जो किसी बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होते हैं, उनको हमें लिस्ट आउट भी करना है एंड बताना है, एक्सप्लेन भी करना है साथ में। सो कैपिटल देखो, मेनली एक बिजनेसमैन को कैपिटल क्या प्रोवाइड करता है, उसको पर्सनल सेविंग्स प्रोवाइड करता है, मनी हो गया, बैंक्स हो गए, टूल्स मशीन्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, जो कि उसे फंड्स और उसके बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ साथ में आप लिख सकते हैं टू प्रोड्यूस गुड, वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें, इस चीज़ के लिए भी कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 22 पे मूव होते हैं। 22 है, हाउ वॉज द ब्रिटिश अप्रोच टू कॉलोनाइज इंडिया डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर यूरोपियन पावर लाइक द पोर्टुगीज और द फ्रेंच। जो ब्रिटिश का अप्रोच था कि ब्रिटिश कुछ अलग तरीके से रूल करते हैं इंडिया में, अनलाइक पोर्टुगीज एंड फ्रेंच, तो किस तरीके से अलग तरीके से रूल करते हैं इंडिया पे, उसको हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 22 का आंसर आप कुछ टाइप में लिखेंगे, द ब्रिटिश एम्ड एट पॉलिटिकल कंट्रोल। जो ब्रिटिश है उन्होंने एक पॉलिटिकल कंट्रोल पर एम करा, मतलब ब्रिटिश लोग ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे फोकस करते थे, एंड जो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, जो इकोनॉमिक चीज़ों की जो एक्सप्लोटेशन होती थी उसको, या आप चाहो तो रॉ मटेरियल्स का भी एक्सप्लोटेशन साथ में लिख सकते हैं। अनलाइक पोर्टुगीज और फ्रेंच क्या करते थे, वो ट्रेड करते थे, रिलीजियस को फ्लाई करते थे, ठीक है, वो उनका मेन एम था। इस वजह से ब्रिटिश की अप्रोच अलग थी फ्रेंच और पोर्टुगीज से, उस वजह से ही फ्रेंच और पोर्टुगीज ने कम ही रूल करा इंडिया में। सेक्शन डी हमारा होता है केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उस पर मूव होते हैं। ठीक है, सो केस बेस्ड क्वेश्चन में सेक्शन डी पे देखते हैं। 23 है ताराबाई के बारे में। सो ताराबाई वॉज अ फियरलेस मराठा वॉरियर रूल्ड who ruled in the early 18th century after the death of her husband, Raja Ram. Realizing that with the presence of Aurangzeb, the Mughal army in the Deccan, North India was unprotected, she organized large Maratha armies and sent them to invade Mughal territory north. In that sense, she was the architect of the northward expansion. Her sense of military strategy and her tenacity outsmarted the Mughal empire and preserved Maratha independence during a critical period. तो ये था हमारा पैराग्राफ। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, व्हाट क्वालिटीज ऑफ ताराबाई इज मोस्ट एविडेंट फ्रॉम हर डिसीजन टू लीड द आर्मी हरसेल्फ। उनके अंदर क्या क्वालिटीज थी जिसके थ्रू उन्होंने आर्मी खुद से लीड करी। सो क्या क्या क्वालिटीज थी, एक तो उनके अंदर, अगर हम खुद से नहीं देखें तो उन्होंने एक आर्किटेक्ट के रूप में करा, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि उनका जो क्वेश्चन से बन पा रहा है कि उनका लीडरशिप में ज़्यादा क्वालिटी थी। जहाँ पे आप लीडरशिप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड शी वॉज लाइक, उनको मोटिवेशन था अपनी चीज़ों पे, वो करेज थी, हार्ड वर्किंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ डिड ताराबाई लाइकली गेन द सपोर्ट ऑफ लोकल मराठा लीडर्स ड्यूरिंग हर रूलर। ताराबाई को जो उनके लोकल मराठा लीडर्स थे उनसे कैसे सपोर्ट मिला। जैसे कि कौन कौन से सपोर्ट्स मिले उन्हें, उन्होंने ऐसे कि मिलिट्री स्ट्रेटजी के थ्रू, एंड उनके जो मुग़ल एम्पायर के टेंसिटीज़ थी उनको जब उन्होंने याद रखा, प्रेजेंट मराठा इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड। तो इसमें आप जो सेकंड है उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ताराबाई सेंस, हर हटा के ताराबाई सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड हर टेंसिटी आउटस्मार्टेड द मुगल एम्पायर एंड प्रिजर्व मराठा इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड। तो जिस टाइप पे आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है,
उसके बाद थर्ड है हमारा, व्हाट चैलेंज दैट ताराबाई दैट मेक्स हर अचीवमेंट स्पेशली सिग्निफिकेंट। कौन कौन से चैलेंजेस थे ताराबाई को फेस करने पड़े थे उनके सक्सेसफुल स्टोरी में। अब आप लिख देंगे कि उनको मुगल आर्मी से फेस करना पड़ा था, तो यहाँ पे आपको जैसे पे लिख देंगे फेसिंग द पावरफुल मुगल एम्पायर। 24th हमें दे रखा है, एक और है हमारे पास पैराग्राफ, उसको पढ़ते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन का। सो फैक्ट्री एक्सपेंड्स बट ऑल्सो अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इट ट्रीट्स वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज, यूज some recycle inputs and invest in worker training and safety gear. Managers also review ways to ensure fair compensation and comply with workplace right laws. क्वेश्चन फर्स्ट में वो होते हैं, विच प्रैक्टिस इन द पैसेज प्रोटेक्ट्स एनवायरमेंट। इनमें से कौन सी प्रैक्टिस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे इन्होंने वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करे, तो यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वेस्ट वाटर को वो क्लीनिंग वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग, ठीक है, ये लिख देंगे। एंड वो अपने रिसाइकल इनपुट्स को भी देखो यूज सम रिसाइकल इनपुट्स, आप यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट का आंसर, ट्रीट्स वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज एंड यूज सम रिसाइकल इनपुट्स, ये जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है, विच लाइन रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्कर। में से कौन सी लाइन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है वर्कर्स की तौर पे। सो यहाँ पे आप लिख देंगे, मैनेजर्स ऑल्सो रिव्यू वेजेस टू इंश्योर फेयर कंप्लीशन एंड कंप्ली विद वर्क प्लेस राइट लॉस, तो हमारा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड है, इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग प्राइमरीली हेल्प्स टू, जो वो ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको किस तरीके से हेल्प करेगी। सो यहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोगों से, तो उनकी स्किल्स भी डेवलप होंगी, इनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इम्प्रूविंग वर्कर्स स्किल, जहाँ पे हमें दे रखा है इसमें आंसर, इम्प्रूविंग वर्कर स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। फोर्थ है, यूजिंग रिसाइकल इनपुट्स बेस्ट अलाइंस विद, वो रिसाइकल इनपुट्स को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो पहले सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज करते हैं, तो कौन सी चीज़ यहाँ पे यूज हो रही है, क्या चीज़ के थ्रू रिलेटेड ही रिसाइकल इनपुट्स को यूज कर रहे हैं, तो थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ऑप्शन मतलब यहाँ पे आप ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई है, उसके अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। क्वेश्चन 25 है, हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज लीड टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक ड्रेन पॉलिसी थ्योरी। जो इंडिया की जो इकोनॉमिक लेवल था वो ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसीज से कैसे डिक्लाइन हो गया, उसका कारण बताना है, मतलब रीजन बताना है। सो क्वेश्चन 25 का आंसर आपको इस टाइप में पॉइंट वाइज देखेंगे, बिकॉज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो ब्रिटिश इम्पोज हैवी टैक्स, ब्रिटिश ने हैवी टैक्स को इंडिया के अंदर अपनाया, और जो डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज उन्होंने हर किसी को उनकी कास्ट के तौर पे बांटा, उनके रिलीजन के तौर पे बांटा, उसके थ्रू इंडियन इंडस्ट्रीज पे भी फर्क पड़ा। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बंद हो चुके थे, और ब्रिटिश अपने चीप इम्पोर्ट्स को बड़े बड़े प्राइस में बेच रहे थे, इस वजह से उनको प्रॉफिट भी बन पा रहा था। रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में लो प्राइसेस में, तो उनका वो बन पा रहा था प्रॉफिट। फिनिश्ड ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश गुड्स के लिए बहुत अच्छे फिनिश्ड गुड्स थे वो इंडिया के अंदर हाई प्राइसेस में सोल्ड हुआ करते थे, इनसे उनका क्या बन रहा था, प्रॉफिट बन पा रहा था। एंड प्रॉफिट और रेवेन्यू वेल्थ से उन्होंने इंडिया पे इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी लाई, ठीक है। तो उस टाइप में आप 25 का आंसर लिख सकते हैं। 26 है, डिस्क्राइब द इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। हमें इंटरकनेक्शन बताना है फैक्टर्स के प्रोडक्शन, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके फैक्टर्स इनके बीच में जो कनेक्शन है उनको एग्जांपल्स के थ्रू समझाना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लिखेंगे लैंड जो होता है, लैंड जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एक स्पेस के अंदर, हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्शन के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में आप लिख सकते हैं ये हमें मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स आर प्रोवाइडेड। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे लेबर हमें फिजिकल और मेंटल वर्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। कैपिटल हमें मनी, टूल्स, मशीन जो होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। एंटरप्राइज हमारा ऑर्गेनाइज करता है, सभी फैक्टर्स को रिस्क लेता है एंड डिसीजंस को बनाता है। तो ये सभी फैक्टर्स एक साथ इंडिपेंडेंट है और उसी के साथ हमारा फैक्टर प्रोडक्शन चलता है। और अगर इनमें से एक भी फैक्टर खराब हो जाता है या नहीं चलता है तो उसके थ्रू हमारा जो पूरा प्रोसेस है बिगड़ जाता है, मतलब पूरा नहीं होता है। सो क्वेश्चन 27 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉज बनाता है फॉर द कंट्री, हमें पता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है और इन्फोर्स करता है कि हर जगह लॉज चल रहे हैं। उसके बाद लेजिस्लेचर के अंदर डिबेट्स होती हैं,
ठीक है, और बिल्स भी बनते हैं। एग्जीक्यूटिव उन बिल्स को चलाता है, उन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखता है, आप साथ में लिख सकते हैं गवर्नमेंट्स को भी चलाता है, और एक साथ ही दोनों एक साथ वर्क करते हैं जिसके थ्रू एक कंट्री डेमोक्रेटिक बन सके, मतलब एक कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के थ्रू रूल हो सके। सो ये था हमारा सेक्शन ई। लास्ट सेक्शन है सेक्शन एफ। हमें इसके अंदर मैप वर्क करना है, तो मैप वर्क देखते हैं अपना। तो यहाँ पे मैंने रखा है ऑन द आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। हमें लोकेट करना है एक मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। एक हमें आयरन कोर एरिया बताना है, कैपिटल बताना है मराठा अंडर शिवाजी, एंड मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स बताने हैं, एंड बॉम्बे बताना है कहाँ है। तो इनको मैं आपको मैप के अंदर लोकेट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, जैसे में पहले कहा गया था हमें मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया बताना है। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में से एक है जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया के रूप में आता है। उसके बाद सेकंड है बताना था मेजर आयरन कोर प्रोड्यूसिंग एरिया, तो वो कर्नाटका है, उड़ीसा वगैरह पे भी हम मार्क कर सकते हैं। उसके बाद था हमारा मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन बताना, तो वो मुंबई का हाई है, ठीक है, ये रीजन हमारा हो गया। उसके बाद हमें कहा था कि शिवाजी का कैपिटल बताना, तो रायगढ़ फोर्ट कुछ इस जगह पर है। हमें बॉम्बे बताना था, बॉम्बे मतलब मुंबई, तो यहाँ पे कुछ इस जगह पर है। तो ये हमारा था पूरा मैप वर्क, ये हमारा पूरा था एक सैम्पल पेपर बेसिकली। सो आपको कैसा लगा सैम्पल पेपर? सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे भी सैम्पल पेपर की वीडियो चाहिए एंड अगर आपको एनुअल एग्जाम की सीरीज ऑफ सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।